हेलो बच्चों। आज आपके बीच मैं एक बहुत अच्छे ही काम की वीडियो लेके आ रहा हूँ। जो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और यह वीडियो मेन रूप से आपके कैरियर काउंसलिंग से संबंधित है। बच्चों, अभी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आया है, रिजल्ट आया है, राजस्थान बोर्ड का आया है, झारखंड बोर्ड का आया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड का आया है। अब कुछ ही दिनों में आपका सीबीएसई का 10th का और 12th का भी रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को लेके बच्चे काफ़ी चिंतित रहते हैं और काफ़ी परेशानी में रहते हैं कि 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है। बच्चों, कैरियर जो काउंसलिंग किया जाता है, ये कैरियर काउंसलिंग कोई एक दिन की बात नहीं होती है। ये इसके लिए आपको बहुत पहले से अपने कैरियर के प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। हम लोगों ने इसके लिए एक 3 टियर एजुकेशन सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम का नाम है 3 टियर एजुकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है वस्तुतः, आपको जब आप क्लास 5-6 में होते हैं तब का पहला टियर, और जब आप 6 से 10th में होते हैं तब का दूसरा टियर, और जब 10th के बाद आप 12th तक आते हैं तो वो तीसरा टियर होता है। इसी 3 टियर्स में आपको अपना कैरियर डिसाइड करना पड़ता है, आपको अपनी मंजिल तलाशनी पड़ती है। और जो लोग अपनी मंजिल के लिए पहले से चिंतित होते हैं और बहुत पहले से प्रयासरत होते हैं, निश्चय ही उनको अपनी मंजिल मिल जाती है। लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद आप अगर मंजिल की तलाश करते हैं तो आप भटक के रह जाते हैं कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, किधर जाएं आपको खुद पता नहीं होता है। और आप कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे देखते रहते हैं, कभी दूसरी की कॉपी करते हैं कि वो इस स्ट्रीम में जा रहा है, मैं भी वो इस स्ट्रीम में जाऊं। तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले आपको आपको पढ़ाई के दरमियान ही आपको आपका अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है, और जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उस दिशा में आपको कंप्लीट इंटरेस्ट लेके, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं कि हमारा मित्र का यहाँ इंटरेस्ट है हम भी वहीं चले जाएं, ऐसा नहीं। आप अपने मन से टटोलिए, अपने मन से पूछिए, अपने मन से साक्षात्कार कीजिए कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो आप निश्चय ही उसी क्षेत्र में जाएं और वहाँ पे आपका कैरियर अच्छा बन सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप किसी का देखा देखी कि वो इंजीनियरिंग में जा रहा है, वो मेडिकल में जा रहा है, वो कॉमर्स ले रहा है, वो सीए करेगा, वो हम भी करेंगे, तो ऐसा कदापि आप मत कीजिए। सबसे पहले आपको अपने को टटोल के यह पता करना होता है कि हमारा इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का फील्ड कौन सा है। जो आपका इंटरेस्ट का फील्ड है उसी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही उस क्षेत्र में आपकी सफलता मिलती है। बच्चों, ये कैरियर जो काउंसलिंग है या जो आप डिसाइड करते हैं वो कोई एक दिन का चीज़ नहीं है। इसके लिए बहुत पहले से क्लास 6-7 से ही आपको अपना डेस्टिनेशन, आपको अपना लक्ष्य तैयार कर लेना पड़ता है। वस्तुतः जब हम 10th करते हैं और 12th करते हैं तब हमारा कैरियर प्रारंभ होता है कि अब हम डिसाइड करना चाहेंगे कि हम किस दिशा में जाएं। प्रायः स्टूडेंट के मन में ऐसा होता है कि 10th करने के बाद, 12th करने के बाद हम साइंस लें, हम बायो लें, और बायो लेके जनरली जो आज का ट्रेंड है वो लोग कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, हम मेडिकल करेंगे और हम सीए करेंगे। इससे कम कोई नहीं बोलते हैं। जो साइंस से मैथ लेने वाले हैं, लेते हैं, वो निश्चय ही कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग करेंगे। जो बायो लेते हैं वो निश्चय ही कहते हैं कि हम मेडिकल में जाएंगे, और जो कॉमर्स लेते हैं वो निश्चय ही कहते हैं कि हम सीए का कोर्स करेंगे। लेकिन कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको आपका अपना इंटरेस्ट देखना होता है। आपको अपने से बात करनी होगी, अपने मन से बात करनी होगी, और बात करने के पश्चात आपको यह पता करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। और अगर आपका इंटरेस्ट का क्षेत्र मेडिकल है, आपका इंटरेस्ट का क्षेत्र अभियंत्रण है, आपका इंटरेस्ट का क्षेत्र कॉमर्स है, तो उसमें अपार संभावनाएं हैं
कला के भी क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। लोग प्रायः ऐसा कहते हैं कि आर्ट्स लेने वाले का कोई स्कोप नहीं होता है। नहीं, स्कोप तो सबका होता है। आर्ट्स का भी होता है, कॉमर्स का भी होता है, साइंस का भी होता है, बायो का भी होता है, मैथ का भी होता है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। बाजार में तो बहुत तरह की चीज़ है, 100 रुपये का भी चीज़ है, वही चीज़ 200 रुपये का भी है, 500 रुपये का है, 1000 रुपये का भी है। तो आपको तय करना होता है कि हमको लेना किसको है, हमको ढूंढना किसको है। तो हम आइए बात करते हैं कि जो 10+2 के बाद हमारा जो कैरियर काउंसलिंग होता है, उसमें मुख्य रूप से 3 स्ट्रीम होते हैं। पहला स्ट्रीम होता है कला का, जिसको हम आर्ट्स कहते हैं। दूसरा वो विज्ञान का होता है, और तीसरा जो होता है वाणिज्य का होता है। अब कला के क्षेत्र में इंटर स्तर पर या मैट्रिक स्तर पर करने के बाद कोई स्कोप बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। आप कला के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आप इंटर करने के बाद या 10th करने के बाद बहुत सारी इस तरह की वैकेंसी होती है जिसमें आप अप्लाई करके अपना कैरियर बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और आती है कि बहुत से लोग जब कहीं कोई कैरियर नहीं मिलता है तो वो बिजनेस करने की ओर निकल जाते हैं और वो बिजनेस करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको उसी समय डिसाइड करना पड़ता है कि हमको नौकरी करना है या कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप खड़ा करना है। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्टअप खड़ा करना है तो आप कॉमर्स के क्षेत्र में जाएं, वहाँ से आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चिकित्सक बने, तो आपको विज्ञान का क्षेत्र चुनना होगा। विज्ञान के क्षेत्र में चुनने के बाद आपको विज्ञान में 2 स्ट्रीम मिलते हैं, एक होता है मैथ और दूसरा होता है बायो। और मैथ और बायो को लेके जो मैथ चूज करते हैं वो अभियंत्रण की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, और जो बायो लेते हैं वो चिकित्सा की पढ़ाई करते हैं। अब चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे अभियंत्रण के क्षेत्र में, अब हम बात करते हैं पहले अभियंत्रण के क्षेत्र में। तो अभियंत्रण के क्षेत्र में जो आपका स्कोप है, 10th करने के बाद आप डिप्लोमा स्तर का जो कोर्स होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिसको आप 10th करने के बाद डिप्लोमा स्तर तक का कोर्स करके अपना कैरियर संवार सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा स्तर के कोर्स करने के बाद आप जब कर लेते हैं तो लेटरल एंट्री के माध्यम से आप डिग्री स्तर का जो इंजीनियरिंग का कोर्स है वहाँ भी जा सकते हैं, उसमें भी अपना कैरियर तलाश सकते हैं। ये तो हुई आपकी डिप्लोमा स्तर की बात। डिग्री स्तर पर जो बात होती है वो इंजीनियरिंग के लिए, उसके लिए आपको ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें यह एग्ज़ाम 2 स्तर का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं JEE, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। यह 2 स्तरों पर तैयार की जाती है। पहले स्तर पर जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो कहा जाता है कि आपने मेंस क्वालिफाई किया, और जब मेंस क्वालिफाई करते हैं और मेंस में जो निर्धारित मार्क्स है उस मार्क्स को जब आप प्राप्त करते हैं तो आप इंजीनियरिंग के एडवांस के रूप में आप क्वालिफाई करते हैं, और जब आप एडवांस क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलता है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि जेई करने के, मेंस करने के बाद और एडवांस करने के बाद, तो जेई का जब मेंस करते हैं तो आपको जो बहुत से NITs हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राज्य स्तर की जो अभियंत्रण महाविद्यालय होते हैं, वहाँ पे आपको प्रवेश मिलता है, और वहाँ पे इंजीनियरिंग की विभिन्न विधाओं में आप ज्ञान प्राप्त करके डिग्री स्तर तक की शिक्षा लेते हैं। और जब आप एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो आपको IITs जैसे अभियंत्रण महाविद्यालय में दाखिला मिलता है। वस्तुतः ये जो IITs लेवल का जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वो बहुत ही उच्च स्तरीय होते हैं, और इसमें वही उसी विद्यार्थी को प्रवेश मिल पाता है जिसका बैकबोन यानी नीचे का जो पढ़ाई का स्तर होता है वो बहुत मजबूत होता है, वही बच्चे कर पाते हैं। वैसे तो प्रायः यह देखा जाता है कि 12th करने के बाद प्रायः बच्चे कहाँ जाएंगे तो कोटा जाएंगे,
कहाँ जाएंगे तो पटना जाएंगे, कहाँ जाएंगे तो बोकारो जाएंगे। लेकिन मेरा आपका सुझाव होगा कि सबसे पहले आप अपने लेवल को तौलिए, आप अपने लेवल को पहचानिए, आप अपने आप से बात करके देखिए कि आपका लेवल कहाँ है। अगर आपका लेवल वहाँ तक परमिट करता है तो निश्चय ही आप उस क्षेत्र में अपना किस्मत आजमाएं और उसके लिए लगातार प्रयास करें। विद्या ग्रहण करना या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना कोई मामूली बात नहीं होती है। इसके लिए आपको दिन रात सतत अध्ययन, डिवोशन, डेडिकेशन और सतत प्रयास करने की ज़रूरत होती है। और कहा भी गया है कि कोई भी चीज़ हमसे बाहर नहीं है, मनुष्य से बाहर कोई चीज़ नहीं है। जब आप एक बार अपना संकल्प निर्धारित कर लेते हैं और संकल्प के पीछे दिन रात पड़ जाते हैं तो निश्चय ही आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। इसलिए ये तो मैंने बात बताई आपको इंजीनियरिंग स्तर की। अब आइए आपको मैं दूसरे स्ट्रीम, साइंस के दूसरे स्ट्रीम की बात बताता हूँ, जो है चिकित्सा का क्षेत्र। चिकित्सा के भी क्षेत्र में आप +2 करने के बाद बहुत से आप डिप्लोमा स्तर के कोर्स कर सकते हैं। लेकिन प्रायः क्या होता है, जब आदमी चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाता है तो सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि हमको डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 3 स्तर की परीक्षाएं होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नीट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं जिपमर और तीसरा होता है एम्स, AIIMS। ये 3 स्तर की परीक्षाएं होती हैं जिनके माध्यम से हम डिग्री स्तर की चिकित्सा की प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद हम चिकित्सा महाविद्यालय में कोर्स MBBS का कोर्स चाहे BDS का कोर्स करके अपना किस्मत और अपना भाग आजमाते हैं और इस विधा में हम महारत हासिल करते हैं। लेकिन इसके विपरीत आपको 12th स्तर पर भी बहुत से डिप्लोमा स्तर की परीक्षाएं होती हैं जिसको क्वालिफाई करके हम चिकित्सा के क्षेत्र में या पैरामेडिकल्स के क्षेत्र में अपना हम करियर बना सकते हैं। ये क्षेत्र है डिप्लोमा फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन कार्डियक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियो टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन अल्ट्रासाउंड। इस तरह की कई कोर्स विधा है जिसको करने के बाद आप चिकित्सा के क्षेत्र में, पैरामेडिकल्स के क्षेत्र में आप अपना करियर संवार सकते हैं। इसके अलावा फार्मेसी भी एक है जहाँ पे डिग्री स्तर की और डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई करके आप चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर संवार सकते हैं। ANM का कोर्स है, GNM का कोर्स है, BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिग्री स्तर की कोर्स है। इस तरह की कई कोर्स हैं जिसको करने के बाद आप चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अब आइए मैं बात करता हूँ जिपमर की। जिपमर में एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसमें चिकित्सा महाविद्यालयों में आपको प्रवेश मिलता है। ये परीक्षा काफ़ी कठिन होती है और इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आप में बहुत बड़ा दमखम होना चाहिए और आपका शैक्षणिक लेवल बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए। वैसे तो दुनिया का कोई भी दे सकते हैं, जिसको 50% मार्क्स आ गया है +2 में वो दे सकता है, लेकिन ये बहुत उच्च स्तरीय परीक्षा है और आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया लेवल पर मात्र 200 सीट होती है जिसमें आपको अपना स्थान बनाना पड़ता है, तभी आपको उच्च स्तरीय चिकित्सा महाविद्यालयों में आपका प्रवेश मिल पाता है। दूसरा जो सबसे बृहत है वो नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको जो उसका कट ऑफ मार्क्स है उसको प्राप्त करने के बाद आप नीट क्वालिफाई तो कर जाते हैं, लेकिन ऑल इंडिया स्तर पर जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें आपको अपना स्थान प्राप्त करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि नीट के लिए 40 से 50 हज़ार सीट सरकारी कॉलेज में उपलब्ध है, शेष जितने भी क्षेत्र हैं वो निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। तो जब आप राज्य स्तरीय या ऑल इंडिया स्तरीय जो रैंकिंग होता है, मेरिट लिस्ट होता है, उसमें जब अपना आप स्थान बना पाते हैं तभी आप
उच्च स्तरीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाते हैं। अब जो नीट की परीक्षाएं होती हैं उसमें 2 स्तर पर उसका मेरिट लिस्ट बनता है। एक राज्य स्तर पर, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में आपके लिए 85% 85% मेडिकल की सीट निर्धारित होती है, और उसी राज्य में ऑल इंडिया लेवल के लिए 15% सीट निर्धारित होती है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप ऑल इंडिया लेवल पर अपना रैंकिंग बनाते हैं तो आपको 15% कोटे में किसी भी राज्य में या अपने राज्य में आपको चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन मिलता है। और मार्क्स उच्च स्तरीय से थोड़ा कम हो तो आपको राज्य स्तर पर, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जिस राज्य में आपका डोमिसाइल है, जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, उस राज्य में जो आपके लिए 85% सीट निर्धारित है उस सीट में आपको अपना स्थान बनाना पड़ता है। और जब आप अपना स्थान बना लेते हैं तो आपको उस राज्य के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वस्तुतः ये MBBS का जो कोर्स होता है वो 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई की जाती है और 1 साल आपको इंटर्नशिप कराया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपको MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय कर सकते हैं, चिकित्सा का व्यवसाय, या सरकारी या निजी क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इस क्षेत्र में भी आप विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। अंतर क्या होता है दोनों में, MBBS और BDS में, कि MBBS में जनरल चिकित्सा की पढ़ाई की जाती है और BDS जो डेंटल बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है उसमें आपको दांत के बारे में, मुंह के बारे में, जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, उनसे संबंधित सारी बातें बताई जाती हैं। वस्तुतः फर्स्ट 3 इयर्स जो होता है MBBS का और BDS का, दोनों का कोर्स समान होता है। उसके बाद थोड़ी सी कोर्स में विभिन्नता होती है कि वहाँ पर फार्माकोलॉजी और वहाँ पे गायनोकोलॉजी और वहाँ पर टैक्सिकोलॉजी ये पढ़ाई होती है। लेकिन BDS बैचलर ऑफ डेंटल साइंस में गायनोकोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती है, टैक्सोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत का अंतर होता है। लेकिन अभी सरकार ने ये प्रावधान लाया है कि जो BDS ग्रेजुएट हैं उनके लिए एक कोर्स चलाया है, फाउंडेशन कोर्स, जिसको करने के बाद वो बच्चे जो BDS कर रहे हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र में, MBBS के क्षेत्र में भी जाके वहाँ पर भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर है ही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में आप डिप्लोमा स्तर 10th के लेवल से लेके 12th के स्तर तक बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसको करने के बाद आप अपना कैरियर संवार सकते हैं। वस्तुतः होता क्या है कि जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत से बच्चे अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरा सुझाव है कि अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है 10th में 12th में तो आपको बहुत इतरानी की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर रिजल्ट भी खराब होता है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती हैं ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। कोई भी परीक्षा आदमी जो जिंदगी में देता है, इम्तिहान देता है, चाहे वो आप स्कूली स्तर पर देते हो, चाहे वो आप एकेडमिक स्तर पर देते हो, चाहे वो प्रतियोगिता के स्तर पर देते हो, वो आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर उस परीक्षा में आप पास कर गए तो क्या आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? नहीं। और उस परीक्षा में अगर आप फेल भी कर गए तो क्या आप निराश हताश हो जाएंगे? नहीं। आपको फिर से उठकर लगातार प्रयास करना है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आपको बार बार प्रयास करना है और तब तक प्रयास करना है जब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि कई एक लोग ऐसे हैं जो नीट क्वालिफाई करके MBBS किए,
MBBS करने के बाद वो MD किए, MS किए और फिर वो UPSC का एग्ज़ाम देके प्रशासनिक क्षेत्र में गए। तो हम कह सकते हैं कि जिसने MBBS कर लिया, MD कर लिया, उसका अंत हो गया, उसका निर्धारित हो गया। लेकिन नहीं, वो अंत नहीं है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, कैरियर ऐसा चीज़ है कि इसका कहीं अंत नहीं है। आप इसके लिए आपको घबराना भी नहीं है और इसके लिए आपको इतराना भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो नीचे दिए गए लिंक पर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और मैं बराबर आपको इस ढंग की कैरियर काउंसलिंग से संबंधित या कोर्स से संबंधित बहुत तरह की वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ताकि आपको कैरियर काउंसलिंग में कोई परेशानी नहीं हो। अगले वीडियो में मैं आपको कैरियर काउंसलिंग कैसे होता है और क्वालिफाई करने के बाद जब आप इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर जाते हैं, जब आप नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, जब आप जिपमर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका काउंसलिंग कैसे होता है, मैं इसके बारे में आपको वीडियो लाकर दिखाऊंगा। क्योंकि इस स्तर पर ऐसा होता है कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको जब मालूम नहीं रहता है तो आपको बहुत लोग परेशान करते हैं और आपसे बहुत पैसा भी ऐंठ लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको संपूर्ण जानकारी दे दूं, ताकि आप आने वाले समय में जब आप क्वालिफाई करें तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट की कर लिखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको इस संबंध में और जानकारी चाहिए, तो मैं आपको इस तरह की वीडियो बना के दूँगा ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। अगले वीडियो में मैं आपको कॉमर्स से, वाणिज्य से संबंधित बताऊंगा कि वाणिज्य के क्षेत्र में कहां कहां स्कोप है और कहां कहां आप करियर बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल आगे बढ़ता रहे और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बना कर लाता रहूं और आपको कैरियर काउंसलिंग देता रहूं, इसलिए कि आपको कहीं पर कोई परेशानी ना हो और अपने कैरियर काउंसलिंग के लिए आप बिल्कुल सजग और सतर्क रहें। धन्यवाद।